हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो राजनीति क्या है ये पढ़ना चाहते हैं। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम ये जानेंगे राजनीति क्या है और साथ ही साथ हम ये दो अवधारणा जो प्राचीन यूनानियों की है राजनीति क्या है, एक तो हम को जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उनके अनुसार राजनीति क्या है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में जान लेते हैं, राजनीति क्या है इसे बोलते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। यानी राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में राजनीति की बहुत सी परिभाषाएं मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उन परिभाषाओं को पढ़ें तो जो परिभाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 शब्दों की होगी या 30-40 शब्दों की होगी। सिर्फ इतनी ही बात में हम राजनीति को समझा दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात तो ये, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है कि आपको कोई 20-25 या 30-40 शब्दों में राजनीति क्या है ये समझा दे। राजनीति एक व्यापक यानी बहुत बड़ा विषय है, जिसे कुछ ही शब्दों में समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ये मुश्किल कई कारणों से है, और अगर हम देखें तो ये कठिनाई इसलिए और ज़्यादा हमारे लिए बढ़ी गई है कि राज्य और शासन से संबंधित ज्ञान और अनेकों नामों से इसे पुकार, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई ये राज्य से संबंधित है। जैसे प्राचीन अभी यूनानी विद्वानों के बारे में बात करें या प्राचीन जो ग्रीक विद्वान थे उन सभी का कहना है कि भाई जो पॉलिटिक्स है उसे राज्य के संदर्भ में देखते हैं। और कई लोग आज वर्तमान समय में जो है पॉलिटिक्स का मतलब है शासन संबंधित ज्ञान, यानी बहुत से लोग शासन संबंधित विचारों को ही क्या समझ लेते हैं, राजनीति समझ लेते हैं। आजकल राजनीति का काफ़ी अलग-अलग और व्यापक अर्थ हो रहा है। जैसे कई लोग राजनीति शब्द इस्तेमाल करते हैं, अलग से राजनीतिक विज्ञान है, एक राजनीतिक दर्शन है। तो ये शब्द अक्सर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए ही हैं, लेकिन इनके अर्थ जो हैं बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए राजनीति को केवल कुछ शब्दों में समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और ठीक बिल्कुल भी। पुराने लेखकों का मानना था कि राजनीति का अध्ययन केवल राज्य और संविधान या फिर हम कानून से संबंधित जो चीजें पढ़ते हैं वही राजनीति कहलाती है, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति केवल राज्य से संबंधित, शासन से संबंधित या फिर कानून से संबंधित ही नहीं है। इसका एक व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ का मतलब है इसे हमें बड़े संदर्भ में पढ़ना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, 20वीं शताब्दी में कई विद्वान रहे जिन्होंने राजनीति को एक गतिविधि या प्रक्रिया माना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, राजनीति का बहुत ही व्यापक अर्थ है और इसको केवल और केवल हम ये समझ लें कि ये संविधान से संबंधित है, ये कानून से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। 20वीं शताब्दी के जो विद्वान हैं उन्होंने राजनीति को एक गतिविधि और प्रक्रिया के रूप में समझा। तो ज़्यादातर विद्वानों ने 20वीं शताब्दी में राजनीति को क्या माना, एक गतिविधि या प्रक्रिया माना है। उन्होंने संस्थाओं पर कम और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर दिया। याद रखना है आप सभी को, उन्होंने संस्थाओं पर कम और राजनीतिक पर ज़्यादा जोर दिया। तो प्राचीन के विद्वान थे, प्राचीन काल के ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने क्या किया था, वो संविधान को, संसद को, राज्य को, वो संस्थाओं पे जोर देते थे। और जो 20वीं शताब्दी के जो विद्वान हैं वो किस पे जोर देते हैं, वो राजनीतिक क्रियाओं पर जोर देते हैं। अब हम यहाँ पर प्राचीन जो यूनानी विद्वान हैं इनके विचारों को भी बात कर लेते हैं। क्या कहते थे वो? सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया जो पॉलिटिक्स शब्द है आपका, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये पॉलिसी शब्द से बना है, ध्यान रखना है आप। इसका मतलब होता है नगर या राज्य। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, नगर या राज्य। इंग्लिश में बोले तो सिटी और स्टेट कह सकते हैं। दूसरी चीज, प्राचीन यूनानी लेखक जैसे अरस्तु थे, उन्होंने अपने ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है पॉलिटिक्स, उसका आरंभ ही इस वाक्य से जो है एक राजनीतिक प्राणी है। यानी उन्होंने क्या कहा, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। उन्होंने अपने शुरुआत में ही ग्रंथ के अंदर बात को उन्होंने
स्पष्ट कर दिया। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? पॉलिटिक्स, याद रखना है। तो और ये ग्रीक विचारक राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करते थे। उनको लगता कि समाज ही वृहत रूप में राज्य का निर्माण करता है, या समाज के लोग ही राज्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि समाज में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लेने की इच्छा, जीवन को विकास करने की लालसा और दूसरों से अपनी बात मनवा लेने की इच्छा, ये ही राजनीतिक। आप सभी को ध्यान रखना है कि राजनीति क्या है। तो राजनीति में उन्होंने कहा कि अपनी समाज में एक विशेष स्थान बना लेना, अपने जीवन के विकास करने की लालसा, दूसरों से अपनी बात मनवा लेने की जो इच्छा है, यही राजनीति, याद रखना है। इसके अलावा यूनानी विचारकों का मानना है कि जीवन को अच्छा बनाने में परिवार की, शिक्षक संस्थाओं की और न्याय कानूनों और सरकारों की महत्व रखना है। अगर आपके जीवन को अच्छा बनाना है तो यानी यूनानी विद्वानों का मानना था कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, और ये सारी चीजें राज्य ही क्या करता है? प्रदान करता है। एक आपके विद्वान है जिनका नाम है C.L. वेपर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नगर राज्य ही का चर्च है। यानी अगर धर्म की बात करें, जैसे लोगों के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो नगर राज्य ही सबसे बड़े उनके लिए क्या है? धर्म गुरु हैं। वही उनकी विश्वविद्यालय है, और वही से वो कहते हैं कि जो विश्वविद्यालय है वो भी उनके लिए क्या है? वो यूनानी विद्वान कहते हैं कि अच्छी है। यानी सबसे बड़ा जो स्थान नगर और राज्य का है, आप सभी को देखना, नगर राज्य से बड़ा कुछ भी नहीं। राज्य ही समाज में हर एक व्यवस्था करता है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था करें या फिर और चीज़ों की व्यवस्था की बात करें। उन्होंने ये तक कहा कि जहाँ पर राज्य नहीं होता वहाँ पर दास। राज्य यानी सत्ता जो होगी, शासन प्रबंधन होगी, वो समाज में क्या करेगा? वो एक अच्छी भूमिका निभाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ आप सबको ध्यान रखना है, समाज में कानून व्यवस्था बनी रहेगी जब राज्य रहेगा, दासता और बर्बरता हो जाएगी नहीं तो। इस समाज में ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करेंगे, ऐसा भी संभव हो। तो देयर वर द पॉलिटिक्स पोलिस वाज़ नॉट स्लेवरी एंड द बार्बरिज़्म और स्लेवरी जो है, ये तो रही प्राचीन जो यूनानी विद्वान थे, उनकी। अब हम बात करेंगे भारतीय विद्वानों की। प्राचीन भारतीय अवधारणा क्या कहती है राजनीति की? तो जो राजनीति की जो अवधारणा है, राजनीति की जो अवधारणा है, इसमें जो है राजधर्म को और दंड नीति को महत्व ध्यान रखना है। प्राचीन भारतीय जो विद्वान है, उन्होंने राज्य के अंदर राजधर्म और दंड नीति की प्राचीन भारत में को काफी विकसित अवस्था में था। यानी भारत के अंदर जैसे प्रकार से यूनान में राजनीति का अध्ययन बहुत ज़्यादा विकसित माना गया, ठीक उसी महत्वपूर्ण माना गया था। और जैसे प्राचीन के अंदर आपके विद्वानों में अगर हम बात करें तो अरस्तु, प्लेटो, और साथ ही साथ में हम त्रात जैसे आचार्यों का नाम करते हैं। वैसे भारत के अंदर की बात करें तो भारत में कौन-कौन है? तो भारत में मनु, बृहस्पति, शुक्र और कौटिल्य जैसे विद्वान रहे हैं, प्राचीन विद्वान हैं। और अधिकांश यानी ज़्यादातर आचार्यों ने राजनीति को राजधर्म और इम्पोर्टेंट है कि राजनीति को उन्होंने क्या कहा? राजधर्म। महाभारत में शांति पर्व में राजधर्म के अंदर राजधर्म को शांति है। राजधर्म इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा और से बंधे हुए थे, यानी कोई भी धर्म से ऊपर नहीं था, कोई भी चीज। राजधर्म को क्या माना गया है? राजा, और कोई धर्म से ऊपर नहीं है, राजा भी धर्म से ऊपर नहीं। महाभारत, अर्थशास्त्र या जो भी धर्म, वहां पर नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख है। और साथ ही साथ राजाओं का, तो अगर हम बात करें तो राजाओं के बारे में कई बारी उनके ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी राजाओं के क्या-क्या कर्तव्य हैं इसकी सूची मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें शासकों के कर्तव्य की सूची में क्या-क्या है, जैसे पापियों को सजा देना पहली है। बात भले जो लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, उनका क्या करना है? तीसरा काम क्या करना है? जो राजकोष है उसको समृद्ध बनाना है। क्या है? बिना पक्षपात के सभी नागरिकों को, याद रखना है आप सभी को। पॉइंट ये है। और पांचवा क्या है? अपने साम्राज्य का या भूत को सुरक्षित रखना। ये 5 कर्तव्य, ये 5 के 5 कर्तव्य बताए गए हैं एक राजा के, और राजा के कर्तव्य को यज्ञ कहा गया है। हर एक राजा को अपने इन कर्तव्यों का पालन, यज्ञ शब्द का यह ध्वनि इस बात से निकलती है कि भाई राजा कोई भी जो है वो अपने जो अधिकार है उसका क्या नहीं, याद रखना है। दंड नीति शब्द
से राज्य सरकार और कानून दंड विधान दंड नीति इस बात की ओर हमें संकेत देता है कि राज्य और जो विधि विधान है इससे ऊपर कोई, आपको याद रखना है, राज्य को ना केवल कानून व्यवस्था बल्कि राज्य को चलाने के लिए एक कला की बात हुई है। शासन चलाना, और इसी प्रकार से शासन कैसे चला जाएगा? विधा से। विधा का मतलब कानून बहुत है, और कानून के जरिए ही समाज में कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसीलिए जो प्राचीन आचार्य रहे, चाहे विष्णु की बात करें, की बात करें, शुक्राचार्य या फिर बृहस्पति की बात करें, दंड विधा पूरी कौटिल्य ने राजनीति अर्थशास्त्र के नाम से, और उस समय कौटिल्य के अनुसार जो मनुष्य जिस भूमि पर रहता है उसे, और शास्त्र वो विद्या जिस पर वो भूमि को प्राप्त करने की विद्या है। शास्त्र क्या है? भूमि को प्राप्त करने की विद्या है, उसकी रक्षा करने की विद्या है, और उसको किया जा सकता है इसकी विद्या। आज के ज़माने में कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, आज के ज़माने में शास्त्र है। आज के अर्थशास्त्र का मतलब होता है पूंजी। एक विषय के रूप में हम इसको देखते हैं। पूंजी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वो एक अलग बात है। संदर्भ में हम कुछ और कह सकते हैं कि ये पहले कुछ और हुआ करता था। इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा राजनीति परंपरागत अवधारणा क्या है इस बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो बाकी मिलते हैं हम आपसे भी। अगर आपको ये वीडियो से देखने तो शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे 350 850 लोग हैं, तो आप हम आप सभी से